एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला आपके लिए तथा यह जो वीडियो है आपका भारतीय अर्थव्यवस्था यानी कि इंडियन इकोनॉमी पर आधारित है तथा आपका जो सिलेबस दिया गया है पीटी का इंडियन इकोनॉमी का, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आज हम कुछ अति संभावित प्रश्नों को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज हो सकते हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग भारतीय अर्थव्यवस्था के, उन सभी को ही हम आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। आपका जो सिलेबस दिया गया था उस सिलेबस का जो डिटेल्ड वीडियो है मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। आप हमारे चैनल में सिंपली जाके प्लेलिस्ट से उन सभी वीडियो को आप देख सकते हैं। जो सिलेबस आपके पीटी के एग्जाम के लिए मेंशन है उन सभी सिलेबस को जो है हमने पूरे डिटेल में कवर करवाया हुआ है अपने चैनल पे। तो प्लेलिस्ट भी इसकी मैंने बनाई हुई है तथा आज का जो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तथा जितने भी मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाए हैं उनमें से जो सिलेक्टेड एमसीक्यूज बन सकते थे उन सभी को जो है आज के इस वीडियो में मैंने जगह दी हुई है। तो आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो को आप बिल्कुल ध्यान से अटेंड कीजिएगा। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। तो पहला काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए तथा सिलेबस के अकॉर्डिंग ये सभी प्रश्न हैं। तो पहला प्रश्न क्या है, और प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन सी गतिविधियां सम्मिलित की जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो प्राइमरी सेक्टर होता है इंडियन इकोनॉमी का, उसमें जो है उसके अंतर्गत कौन कौन सी गतिविधियों को जगह दी जाती है। तो प्राइमरी क्षेत्र के अंतर्गत जो है आप याद देखिएगा कृषि कार्य आ जाएगा, आपका पशुपालन आ जाएगा, मछली पालन के अलावा आप उत्खनन कार्य, ये सभी जो गतिविधियां होती हैं ये आती हैं आपकी प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत। यानी कि जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं वे प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कच्चे माल के रूप में प्राप्त किए जाते हैं। तो आप इसे याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र के अंतर्गत औद्योगिक गतिविधियों को सम्मिलित किया गया है। तो मैंने आपको अभी बताया कि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं जैसे कृषि कार्य से रिलेटेड, उत्खनन से, पशु पालन से, मछली पालन से, तो उन सभी को जो है कच्चे माल के रूप में प्राप्त किया जाता है तथा ये जो प्राथमिक क्षेत्र के उत्पाद होते हैं उनको जो है द्वितीयक क्षेत्र में इस्तेमाल किया जाता है कच्चे माल के रूप में। तो इसे भी आप याद रखिएगा। तथा उद्योगों में इन कच्चे मालों को जो है उद्योगों में इन कच्चे मालों का जो उपयोग है वह विनिर्माण यानी कि मैन्युफैक्चरिंग के लिए किया जाता है। तो आप इसे याद रखिएगा। तो जो औद्योगिक गतिविधियां होती हैं जिनमें कच्चे मालों का इस्तेमाल किया जाता है विनिर्माण के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए, वे द्वितीय क्षेत्र यानी कि सेकेंड सेक्टर से रिलेटेड होती हैं। यानी कि आपका जितने भी उद्योग हो गए, लौह और इस्पात उद्योग हो गया, आपका फर्नीचर उद्योग, वस्त्र उद्योग, वाहन उद्योग, ये सभी जो उद्योग आपके हैं ये द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं तथा इनमें जो है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत जो कच्चे माल प्राप्त किए जाते हैं उनका उपयोग किया जाता है। तो इसे आप याद रखिएगा। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट है, वर्तमान समय में भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में यानी कि हमारे जीडीपी में जो है किस क्षेत्र का योगदान सबसे ज़्यादा, या प्राथमिक क्षेत्र का, या द्वितीय क्षेत्र का, या तृतीय क्षेत्र का। तो स्टार्टिंग में जो हमारी प्राथमिक क्षेत्र था, हमारा जो कृषि वाला एरिया था, उसका जो योगदान था हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था में, हमारी जीडीपी में काफ़ी ज़्यादा था यानी कि टॉप पे था। परंतु वर्तमान समय में इसका जो योगदान है घट गया है तथा इसमें टॉप पे आ गया आपका सर्विस सेक्टर यानी कि तृतीय क्षेत्र जो होता है आपका तृतीयक, जो हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था का जो तृतीय क्षेत्र होता है जिसको हम सर्विस सेक्टर के नाम से भी जानते हैं, जिसको हम सेवा क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं, इसका जो योगदान है हमारी जीडीपी में सबसे ज़्यादा हो गया है। तो वर्तमान टाइम में सर्विस सेक्टर यानी कि तृतीय क्षेत्र जो है हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था में सबसे ज़्यादा योगदान दे रहा है। तृतीय क्षेत्र में क्या क्या आते हैं, बैंकिंग सेवा, बीमा सेवा, चिकित्सा सेवा, शिक्षा सेवा, पर्यटन, संचार, रिटेल, ये सभी सेवाएं जो हैं आपकी सर्विस सेक्टर के अंतर्गत आती हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी विशेषता भारतीय अर्थव्यवस्था की नहीं है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताओं में क्या क्या सम्मिलित है, और हमारी जो अर्थव्यवस्था है मिश्रित अर्थव्यवस्था है, एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था है तथा कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है। उसके बाद प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाली अर्थव्यवस्था, न कि उच्च आय वाली। तो यहाँ पे जो ऑप्शन डी है आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे प्रति व्यक्ति उच्च आय नहीं, न्यूनतम आय वाली हमारी अर्थव्यवस्था है। तो ऊपर के 3 ऑप्शन आपके सही हैं और चौथा ऑप्शन आपका गलत है। यानी कि हमारी जो अर्थव्यवस्था, जो भारतीय अर्थव्यवस्था है वह मिश्रित अर्थव्यवस्था, श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था, कृषि प्रधान एवं प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय तथा उच्च बेरोजगारी की विशेषताओं से युक्त एक विकासशील अर्थव्यवस्था है। तो आपको ध्यान देना है। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है,
और मानव विकास सूचकांक यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है किस अर्थशास्त्री के द्वारा विकसित किया गया था? तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को विकसित किया गया था महबूब उल हक के द्वारा, यानी कि ऑप्शन जो इसका बी है बिल्कुल सही है। महबूब उल हक के द्वारा जो है पहली बार मानव विकास सूचकांक को जो है क्या हुआ, विकसित किया गया था। तो आप इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक को किस संगठन द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा प्रतिवर्ष जो है मानव विकास सूचकांक जो रिपोर्ट है यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट मतलब इंडेक्स है जो वो प्रकाशित किया जाता है, यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस की जो संकल्पना है किस देश ने दी थी? तो आप याद रखिएगा, जो ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस की संकल्पना है यह जो देश है भूटान के द्वारा 1970 के दशक में दी गई थी, यानी कि 1970 के दशक में जो है ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस की जो संकल्पना है भूटान ने दी थी 1970 के दशक में। तो आपको ध्यान देना है। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना का संबंध जो है हेराल्ड डोमर मॉडल से है? तो इसमें से कौन सी पंचवर्षीय योजना है जिसका संबंध आपको मिलेगा हेराल्ड डोमर मॉडल से? तो जो पहली पंचवर्षीय योजना हमारी थी, आप ध्यान दीजिएगा, जो पहली पंचवर्षीय योजना थी इसका संबंध आपका है हेराल्ड डोमर मॉडल से। तो आप इसे याद रखिएगा, 1951 से लेके 1956 के मध्य जो है पहली पंचवर्षीय योजना यानी कि यह इसका टाइम पीरियड था। तो इसे आपको याद रखना, जो पहली पंचवर्षीय योजना थी इसका टाइम पीरियड था 1951 से 56 पर आधारित थी हेराल्ड डोमर मॉडल पर। वहीं अगर हम द्वितीय पंचवर्षीय योजना की बात करें तो इसका टाइम पीरियड था आपका 1956 से 61 यानी कि 56 से 61 तक टाइम पीरियड था द्वितीय पंचवर्षीय योजना का, तथा यह आधारित थी पीसी महालनोबिस मॉडल पे। किस पे? तो पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी आपकी द्वितीय पंचवर्षीय योजना। इसी के तहत जो है द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत ही जो है दुर्गापुर में, भिलाई में, राउरकेला में जो है इस्पात कारखानों की स्थापना की गई थी। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। अगर हम तृतीय पंचवर्षीय योजना की बात करें जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका टाइम पीरियड था आपका 61 से लेकर 1966 तक। तथा ये इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यह जो योजना थी तृतीय, यह अपने लक्ष्य को पाने में असफल रहती है। अब यह असफल क्यों रहती है? क्योंकि इस योजना काल में 3 फेमस युद्ध लड़े गए थे, भारत चीन युद्ध 1962, भारत पाकिस्तान युद्ध 1965 और 1965 और 66 में जो है सूखा पड़ा था। तो इसे आप याद रखिएगा, यहाँ पे 3 युद्ध नहीं 2 युद्ध हुए थे तथा एक सूखा की स्थिति पैदा हुई थी। तो 1962 में आपका भारत चीन युद्ध हो गया, उसके बाद 1965 में आपका भारत पाकिस्तान युद्ध तथा 1965-66 में जो है सूखा पड़ जाता है भारत में, जिस कारण से यह जो योजना थी तृतीय पंचवर्षीय योजना अपने लक्ष्य को पाने में असफल हो जाती है। तो इसे आपको ध्यान देना है। तो आपको बताना है कि वह कौन सी पंचवर्षीय योजना है जिसमें जो है 2 युद्ध लड़े गए, यहाँ पे 2 युद्ध होगा तथा एक भूखमरी काल आ गया था। तो यहाँ पे 2 युद्ध मैंने आपको बताया, 1962 में हुआ था आपका भारत चाइना युद्ध और आपका भारत पाकिस्तान युद्ध हो गया था 1965 में, तथा 1965 और 66 में जो है क्या पड़ गया था और सूखा पड़ गया था भारत में। तो इस कारण से जो तृतीय पंचवर्षीय योजना थी वह असफल रहती है। तो राइट आंसर आपका जाएगा तृतीय पंचवर्षीय योजना। अगला प्रश्न है, पहली बार किस पंचवर्षीय योजना के तहत गरीबी तथा बेरोजगारी पर ध्यान केंद्रित किया गया था? तो पहली बार जो है 5वीं पंचवर्षीय योजना के तहत, जिसका टाइम पीरियड आपको मिलेगा 1974 से 1978, इसी के तहत जो है प्रथम बार गरीबी तथा बेरोजगारी पर ध्यान केंद्रित किया गया था तथा इस 5वीं पंचवर्षीय योजना को 1 वर्ष पहले ही जो है स्थगित कर दिया गया था जनता पार्टी की सरकार के द्वारा। जिसे आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना की गई थी तथा हाल ही में 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर जो है नीति आयोग का गठन कर दिया गया था। इसे आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अगला पीरियड है, प्रश्न है, विश्व में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को किस वर्ष नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था? तो जो विश्व में हरित क्रांति के जनक हैं डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, इनको जो है 1970 में जो है नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था। तो राइट आंसर आपका जाएगा 1970। अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो आप याद देखिएगा, पूरे विश्व में हरित क्रांति का जनक हम कहते हैं नॉर्मन बोरलॉग को तथा भारत में कहते हैं MS स्वामीनाथन को। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति जो है
के लिए जो है किस बीज की उच्च पैदावार वाली किस्मों का उपयोग किया गया था। यानी कि भारत में जब पहली बार हरित क्रांति आई थी तो इसमें गेहूं, आप याद देखिए कि गेहूं के लिए जो है गेहूं के लिए उच्च पैदावार वाली किस्मों का जो है इस्तेमाल किया गया था। तो गेहूं इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन फ्लड को भारत में कब लॉन्च किया गया था। यानी कि भारत में दूध की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए जो है ऑपरेशन फ्लड को लॉन्च किया गया था 13 जनवरी 1970 को, तथा ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत भारत में की गई थी वर्गीस कुरियन के द्वारा। तो इसे आप याद रखिएगा, वर्गीस कुरियन के द्वारा जो है भारत में जो है ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत की गई थी भारत में दूध की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए। आपको बताना है कि विश्व में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तो अभी फिलहाल पहले नंबर पे अमेरिका चल रहा है और दूसरे नंबर पे भारत चल रहा है। तो आपको याद रखना, ये रैंकिंग ऊपर नीचे होती रहती है। तो अभी फिलहाल अमेरिका टॉप पे है और भारत सेकेंड नंबर पे है दूध उत्पादकता में। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। तो भारत में प्रथम बार आप याद रखिएगा 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था जिनकी जमा पूंजी 50 करोड़ रुपए थी, तथा यह कब किया गया था। तो आपका 19 जुलाई 1969 में किया गया था। यानी कि ऑप्शन जो बी है आपका बिल्कुल सही है। 19 जुलाई 1969 को जो है प्रथम बार 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था जिनकी जमा पूंजी 50 करोड़ रुपए थी। तो आपको इसे याद रखना है, 19 जुलाई 1969, तथा उस समय सरकार थी इंदिरा गांधी की। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण किसके कार्यकाल में हुआ था। तो भारत में प्रथम बार बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण था इंदिरा गांधी के कार्यकाल में हुआ था। तो इसे आप याद रखिएगा, टोटल 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था 19 जुलाई 1969 को। 19 जुलाई 1969, यानी कि ऑप्शन जो इसका है आपका बी बिल्कुल सही है, इंदिरा गांधी। अगला प्रश्न है, 15 अप्रैल 1980 को जो है दोबारा से 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। तो आपको बताना है, अच्छा तो मैंने आंसर तो बता दिया। तो 6 नए बैंकों का दोबारा राष्ट्रीयकरण किया गया था जिनकी जमा पूंजी 200 करोड़ रुपए थी। तो राइट आंसर आपका जाएगा 6 नए बैंकों का। 1969 में 14 बैंकों का किया गया था और 1980 में 6 नए बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। अगला प्रश्न है, भारत में बैंकों का बैंक कौन सा है। तो भारत में बैंकों का बैंक हम कहते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, ये हमारा केंद्रीय बैंक है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, और निम्नलिखित में से किस समिति ने 2016 में बैंकों को KYC यानी कि नो योर कस्टमर लाने का सुझाव दिया था। तो यह समिति थी नचिकेत मोर समिति। यहाँ पे आप देख रहे हैं, नचिकेत मोर समिति ने 2016 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। उन्होंने सुझाव दिया था कि प्रत्येक वयस्क का एक खाता हो, देश के हर जगह 15 मिनट की दूरी पर बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध हो, प्राथमिकता क्षेत्र यानी कि प्रियोरिटी सेक्टर को मिलने वाला ऋण 40% से बढ़ाकर 50% किया जाए, अपना ग्राहक जानों को लाने का सुझाव दिया था इसी कमेटी ने, जिसे आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, इंद्रधनुष योजना कब प्रस्तुत की गई थी। तो बैंकों को उनके NPA से निपटने के लिए जो है 2015 में जो है इंद्रधनुष योजना प्रस्तुत की गई थी। तो राइट आंसर आपका जाएगा 2015 में बैंकों का जो NPA बढ़ रहा था उनसे उस समस्या से निपटने के लिए जो है इंद्रधनुष योजना को प्रस्तुत किया गया था 2015 में। अगला प्रश्न है, LPG रिफॉर्म जो नई आर्थिक नीति लाई गई थी 1991 में, यह किसके टाइम पीरियड में लाई गई थी, उसमें प्रधानमंत्री भारत का कौन था। तो जब उदारीकरण, निजीकरण तथा वैश्वीकरण की आर्थिक नीति लाई गई थी 1991 में, उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री थे PV नरसिम्हा राव, तथा इस नीति को प्रस्तुत कौन किया था। तो उस समय हमारे वित्त मंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो इसे भी आप याद रखिएगा, इस नीति को प्रस्तुत किया था डॉक्टर मनमोहन सिंह ने, जो कि उस समय वित्त मंत्री थे। अगला प्रश्न है, और भारत ने विश्व व्यापार संगठन की सदस्यता कब ग्रहण की थी। तो भारत ने विश्व व्यापार संगठन की जो सदस्यता थी ग्रहण की थी 1 जनवरी 1995 को। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, आर्थिक नियोजन के युग के आरंभ में भारत की सकल राष्ट्रीय आय में कृषि का हिस्सा, तो जो आर्थिक नियोजन के युग में जो है आरंभ से है भारत के GDP में जो है कृषि का जो हिस्सा है वह निरंतर घटता यानी कि निरंतर कम होता रहा, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही। दिन प्रतिदिन GDP में जो है हमारे कृषि का जो योगदान है वह कम होता रहा। इसी कारण से जो सर्विस सेक्टर है उसका जो योगदान है हमारे GDP में काफ़ी ज़्यादा ऊपर हो गया, यानी कि हमारे GDP में वर्तमान में सबसे ज़्यादा जो योगदान है वह कौन कर रहा है, तो सर्विस सेक्टर कर रहा है, यानी कि तृतीय क्षेत्र कर रहा है। अगला प्रश्न है, अब भारत में कौन सा कृषि सुधार का यानी कि भूमि सुधार का हिस्सा नहीं है। तो जमींदारी प्रथा का उन्मूलन है, इसके बाद भूमि जोतों की अधिकतम सीमा का निर्धारण, ये कृषि मतलब भूमि सुधार का हिस्सा है। इसके बाद काश्तकारी सुधार जो है इसमें हिस्सा है आपका। लेकिन बहुफसली जो योजना है यह भारत में किसका योजना नहीं, बहुफसली जो योजना है यह भूमि सुधार का हिस्सा नहीं है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बहुफसली योजना। तो आप ध्यान दीजिएगा, जो बहुफसली योजना है
तो भारत में जो भूमि सुधार का हिस्सा कौन सा नहीं, इसमें से बहुफसली योजना जो है भारत में भूमि सुधार का हिस्सा नहीं, यानी कि ऑप्शन जो इसका डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है हैंड बुक ऑफ एग्रीकल्चर किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो जो हैंड बुक ऑफ एग्रीकल्चर इसको प्रकाशित किया जाता है किसके द्वारा? तो ICAR के द्वारा, यानी कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा जो है हैंड बुक ऑफ एग्रीकल्चर को प्रकाशित किया जाता है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ स्थित है? तो लखनऊ में स्थित है उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद। अगला प्रश्न है वर्ष 1991 की औद्योगिक नीति के अनुसार कितने उद्योगों को लाइसेंस के लिए अंतर्गत रखा गया था? तो आप ध्यान दीजिएगा, जो 2000 आपकी तो 1991 में जो नई औद्योगिक नीति लाई गई तो उसके अंतर्गत जो है टोटल 18 उद्योगों को जो है लाइसेंसिंग के अंतर्गत रखा गया था। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 18 उद्योगों को, तथा वर्तमान में अगर हम बात करें तो वर्तमान में केवल 5 उद्योगों को ही लाइसेंसिंग के अंतर्गत रखा गया, यानी कि इन 5 उद्योगों के लिए जो है आपको लाइसेंस लेना आवश्यक है। ये 5 उद्योग कौन कौन से वर्तमान में? तो एल्कोहल युक्त पेय पदार्थ, शराब बनाना, इलेक्ट्रॉनिक्स, एरोस्पेस, सभी प्रकार के रक्षा उपकरण, इसके बाद तंबाकू के सिगार और सिगरेट, तंबाकू से अन्य बनी चीज़ें जो हैं, उसके बाद औद्योगिक विस्फोटक पदार्थ, इसके अलावा खतरनाक प्रकृति के रसायन। ये 5 उद्योग हैं जिनके अंतर्गत आपको लाइसेंस लेना आवश्यक है। इसके बाद मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो आपसे पूछा जा रहा है, लास्ट प्रश्न आज का है। तो मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो आपको क्या मिलेगा? तो मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो है शेर। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा शेर, यानी कि ऑप्शन जो आपका ए है बिल्कुल सही है। तथा आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो मेक इन इंडिया कार्यक्रम था इसकी जो शुरुआत थी यह कब की गई थी, आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। इसके बाद यह लास्ट प्रश्न हमारा था। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आएगा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट यानी कि अति संभावित प्रश्न है भारतीय अर्थव्यवस्था के आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।